नमस्कार साथियों, धन्यवाद। हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के साथ फिर उपस्थित हूँ। तो साथियों, आज यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद होगा। तो इसका सही अनुवाद पूछा जा रहा है कि इसका सही अनुवाद क्या है। तो ग्रामस्य परितः मार्गणे मार्गेण सन्ति ग्रामम उभयत मार्गे अस्तः ग्रामम उभयत मार्गः सन्ति ग्रामस उभयत मार्गे अस्तः। तो इसमें आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे ग्रामम उभयत मार्गः सन्ति, इसका सही अनुवाद सी। यहाँ पे अगला है कि रामेण बाणेन हतो बाली इत्यस्य साधकम कारणम इति सूत्रम गतार्था कस्मिन पदे विद्यते। तो यहाँ पे आंसर सही होता है साथियों कि यहाँ पे हो जाएगा रामेण, कि यहाँ बाणेन या फिर हतः या फिर बाली। तो इसमें क्या आंसर सही होता है? इसमें सही हो जाता है वी। क्या सही होता है? वी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि पठ धातु से के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पठति हो जाएगा कि पठति हो जाएगा कि पठसी हो जाएगा कि पठंती हो जाएगा कि पठामी हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे साथियों सही हो जाता है बी। तो पठ धातु का जो वर्तमान काल में जो मध्यम पुरुष है वो हो जाता है पठसी। तो यहाँ पे जो प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों को देखते हुए अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि कैसे कैसे प्रश्न कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ पे हमको धातु, लकार और जो विभक्ति है उन सारे भी संस्कृत के प्रश्नों को भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। अब साथियों, यहाँ पे है हरित्रातः समास पद का विग्रह। तो हरिताता समास का विग्रह हो जाएगा हरेत्रात, हरौतातः, हरिणात्रातः, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही होता है हरिणात्रातः। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गोधूम चरणकम में समास है, इतरेतर द्वंद्व है, दिगु है। यहाँ पे इतरेतर द्वंद्व है, दिगु है, एक शेष द्वंद्व है या फिर समाहार है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है साथियों कि यहाँ पे हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व। क्या हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व यहाँ पर समास सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि मनः योग की मनः प्लस योग की मन प्लस योग या फिर मन प्लस आयोग या फिर मनो प्लस योग। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा मनः प्लस योग। क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही होता है कि मनः प्लस योग। यह एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे हम अगला अब प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 की कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ऋतुसंहार है, कि कुमार संभवम है, कि बुद्धचरितम है, कि रघुवंशम है। यहाँ पे आंसर सही होता है साथियों कि ये जो है बुद्धचरितम उस कालिदास की रचना नहीं है। तो ये रचना किसकी है? तो ये अश्वघोष की रचना यहाँ पे है। तो यहाँ हमने अपने पिछले वीडियो में जो संस्कृत के महत्वपूर्ण कवि हैं, जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको याद करने के लिए हमने पिछले वीडियो में उनका यहाँ पे उनकी रचनाओं को यहाँ पे हमने प्रस्तुत किया है। करुण रस के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक है। करुण रस के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? तो यहाँ माना जाता है किरात अर्जुनियम को, मेघदूतम को, उत्तर रामचरितम को, कि कुमार संभवम को। 8वां प्रश्न यहाँ पर सही हो जाता है कि उत्तर रामचरितम को करुण रस का जो है राजत्व प्रतिष्ठित, मतलब उसका जो है वो प्रतिष्ठापक माना जाता है। किसको माना जाता है? ये उत्तर रामचरितम को। उत्तर रामचरितम की रचना किसने की है? तो भवभूतिकृत उत्तर रामचरितम है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि एको रसः करुणः। अब यहाँ पे बुरी तरह पराजित होने का अर्थ में मुहावरा है। तो यहाँ पे हो जाएगा जहर उगलना, छक्के छुड़ाना, दौड़ धूप करना, या फिर यहाँ पे आंसर सही होता है जान पर खेलना। बुरी तरह पराजित होने का मतलब हो जाता है कि क्या करना है? छक्के छुड़ाना। यहाँ पे हो जाएगा छक्के
छुड़ाना। आगे यहाँ प्रश्न लेते हैं कि खाक में मिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो होगा सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुँचाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सब नष्ट कर देना, सब कुछ खाक में मिला देना अर्थात सब कुछ नष्ट कर देना। अनंत का अर्थ क्या है। अनंत का अर्थ है जिसको अंत में प्राप्ति हो, जिसको आनंद की प्राप्ति हो, जिसका अंत ना होता हो, जिसका अंत होता हो। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अनंत का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है साथियों सी, जिसका अंत ना होता हो। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सी। मेरा नाम भी श्री आनंद कुमार जी है। वाक्य में अशुद्ध अंश यहाँ पे बताना है कि इसमें अशुद्धि कहाँ पे है। तो यहाँ पे है कि है में है कि मेरा में है कि श्री आनंद कुमार जी में है या फिर नाम में है। तो साथियों यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे आंसर यहाँ पे सी सही हो जाता है विकल्प में। यहाँ पे जो श्री है ये यहाँ पे नहीं हो, नाम अपने नाम के आगे श्री नहीं लगाते हैं। यहाँ पे है कि भाई आकर चला गया। वाक्य प्रकार बताइए। तो यहाँ संयुक्त मिश्रण है कि संयुक्त है कि सरल है कि मिश्र है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये संयुक्त है कि सही मिश्र है, संयुक्त है कि सरल है कि मिश्र है। तो साथियों यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे सी, ये सरल है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ है महीना, उसके बाद अनुग्रह, क्रिया या फिर सप्ताह। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी, अनुग्रह। तो यहाँ पे जिसका शुद्ध रूप क्या होता है, अनुग्रह। यहाँ पे अनुग्रह लिखा है तो यहाँ अनुग्रह मतलब इसमें पदेन जो होता है वो जो है यहाँ पे वो होता है पदेन, मतलब कि गा में रा लगा होता है। यहाँ पे अगला है कि कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कक्षा, कक्षा, कक्षा या फिर कक्षा। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे सही हो जाता है डी, कक्षा हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इसमें शुद्ध अशुद्ध शब्द है कि यहाँ पे ज्योत्सना हो जाएगा, यहाँ पे ज्योत्सना हो जाएगा, अहोरात्र हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, मिष्ठान हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों आंसर क्या सही होता है, आंसर सही हो जाता है भास्कर। अशुद्ध यहाँ पे हो जाएगा भास्कर। तो इसका सही क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे भा रहेगा, ये वाला सा रहेगा, तो भास्कर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अज्ञ शब्द का विलोम क्या है। तो अज्ञ का हो जाएगा कि विज्ञ है कि अनुज है कि मूर्ख है कि अल्प है। तो यहाँ पे अज्ञ का हो जाता है साथियों विज्ञ। क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाता है अज्ञ का विज्ञ। समिस का विलोमार्थक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है। समिस का है यहाँ पे अमिस हो जाएगा, अनमिस हो जाएगा, निरामिस हो जाएगा या फिर निर्मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों सही होता है सी, यहाँ पे निरामिस हो जाएगा। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेंगे कि सब विवाद शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। वैमनस्य हो जाएगा, निर्विवाद हो जाएगा, कलह हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे निर्विवाद हो जाएगा। अनुरक्त शब्द का विलोम यहाँ पे बताना है कि अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ विरक्त हो जाएगा, अनुरक्त का विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो यहाँ पे अनुरक्त शब्द का विलोम हो जाता है कि अनुरक्त का जो है विरक्त हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो हर्ष का हो जाएगा यहाँ पे कि विषाद है कि प्रहर्ष है कि खुशी है कि नीरव है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि हर्ष का विलोम जो हो जाता है विषाद। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि यहाँ पे
यहाँ पे अक्ष हो जाएगा कि अभिमान हो जाएगा कि अरुण हो जाएगा कि अर्थ हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे अभिमान हो जाएगा। एक अर्थी शब्द कौन सा है, तो यहाँ अभिमान हो जाएगा। कर्ण शब्द का तद्भव क्या रूप क्या है, तद्भव यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे साथियों तद्भव का रूप हो जाएगा कि कार्य है कि कारण है कि कान है कि फिर यहाँ पे करण है। तो आंसर यहाँ से सही होता है कि ये कान है। तो तद्भव और तत्सम की ये विशेषता रहती है कि तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द रहता है और वैसे ही हमारी हिंदी में अभी भी उसका प्रचलन बना हुआ है, जबकि तद्भव शब्द जो हमारे देशज शब्द होते हैं उनसे निकला हुआ शब्द है और वो अपने ही प्रकार से आज भी चलन में देखा जा रहा है। तो जो यहाँ पे कर्ण कर्ण लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये तत्सम है, जबकि यहाँ पे तद्भव पूछा जा रहा है इसका, तो यहाँ पे कान हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, तो यहाँ पे आंसर सही होता है कि रोशनदान की आलस की उलूक की आज। आंसर हो जाएगा रोशनदान। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उजाला है कि आश्चर्य है कि अक्ष है कि अश्रु है। तो यहाँ पे तद्भव पूछा जा रहा है साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये उजाला है। किसका पूछा जा रहा है, तो उजाला जो है ये तद्भव शब्द है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है वह है। यहाँ पे हो जाएगा कि सौदागर है कि शमन है कि अलमारी है कि किताब है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, अलमारी ये शब्द है तुर्की शब्द, ये अशुद्ध है, जबकि समन अंग्रेजी शब्द है, सौदागर फारसी शब्द है, किताब जो है अरबी शब्द है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि तद्धित पर्दे का उदाहरण नहीं है। प्रत्यय और उपसर्ग भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको भी बड़े अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही वहाँ पे नंबर बनता है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये ध्यान करना है कि नहीं पूछ रहा है कि है। तो यहाँ पे सिलाई है कि भलाई है कि बुराई है कि अच्छाई है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है ए कि यहाँ पे ये सिलाई है। क्या है, सिलाई। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है सिलाई। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि प्रतिष्ठा है कि अधिकार है या फिर संस्कार है। तो निम्नलिखित में से उपसर्ग इसमें पूछने की बात यहाँ पे कर रहा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें हो जाएगा कि जो ए है प्रश्न, इसमें उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ लेते हैं कि किस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ कौन सा समास होता है। जहाँ पे संख्या की बात की जाती है वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव है कि द्वंद्व समास है कि द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे जो द्विगु समास होता है, संख्यावाची इसी को कहा जाता है। संख्यावाची किसे कहा जाता है, तो इसमें द्विगु समास को कहा जाता है। जबकि अव्ययी भाव में जो अव्यय पद होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव होता है। द्वंद्व समास में इसका दोनों पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष में इसका जो है क्या होता है, इसका जो पिछला पद होता है वो इसमें प्रधान रहता है, पहला पद नहीं इसमें प्रधान रहता है। पहला पद किसमें प्रधान रहता है, ये अव्ययी भाव समास में। किस शब्द में विसर्ग संधि यहाँ पे है, ये पूछ रहा है कि विसर्ग संधि कौन सी है, इसमें किसमें है। तो इसमें हिमालय में है कि उल्लास में है, अंकार में है, दुष्कर में है। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो दुष्कर है इसमें क्या है कि इसमें विसर्ग संधि। उदाहरण शब्द में संधि है तो इसमें यण संधि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, आयादि हो जाएगा, या फिर यहाँ पे वो जो है आंसर यहाँ पे कट गया है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे संधि हो जाती है व्यंजन संधि।
यहाँ आगे प्रश्न देते हैं, तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तद धन आकार की तत् प्लस आकार की तदा धनकार या फिर तद प्लस आकार। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी, तद प्लस आकार। भेड़ चर रही हैं, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि भेड़ें चर रही हैं, भेड़ाएं चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं या भेड़ों चर रही हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि भेड़ें चर रही हैं, भेड़ें चर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत का कौन सा शब्द इसमें शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें सौभाग्य हो जाएगा कि मस्तक हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा या फिर नृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, क्या सही हो जाता है? इसमें आंसर इच्छा, इसमें स्त्रीलिंग है। यहाँ अगला प्रश्न लेते हैं कि कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे षष्ठी हो जाएगा, प्रथमा हो जाएगा कि तृतीया हो जाएगा कि सप्तमी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, क्या सही हो जाता है? इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति यहाँ पे हो जाएगी। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? गरीब है, गरीबी है, गरीबों है, गरीबतम है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है बी। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है, तो रहती है कि इधर उधर, वह घूमता है। तो आंसर सही हो जाएगा इधर उधर। ओ मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य है, तो इसमें प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, निषेध। तो इसमें आंसर सही हो जाता है कि ये विस्मयवाचक शब्द यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का भेद नहीं है? तो यहाँ पे क्रिया का भेद नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें क्रिया का भेद नहीं है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि कालवाचक है कि गुणवाचक है। तो यहाँ पे साथियों सही हो जाता है कि इसमें क्या है? इसमें गुणवाचक विशेषता। तो साथियों धन्यवाद। यहाँ पे हमने कुल 40 प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है साथियों। तो ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस को हल करते रहिए और किताबों से जुड़ते रहिए। जितना ही आप किताबों से अपना जुड़ाव रखेंगे, क्योंकि कोई भी चाहे जितना भी हम मोबाइल को देखते हों, लेकिन फिर भी कुछ याद करने के लिए, कुछ तैयारी करने के लिए जितनी अच्छी हम तैयारी किताबों से कर सकते हैं, उतनी तैयारी हमारी मोबाइल से नहीं हो सकती है। क्योंकि हम उसको जब निगाह को रोक करके उसको कुछ देर तक उन प्रश्नों को वहाँ पे टिका करके देख लेते हैं, तो वो हमारे जहन में बैठ जाता है। और जैसे हम एग्ज़ाम में हाल में आते हैं और हमारे सामने वो प्रश्न आता है, तो वो हमको वो पन्ना सहित जहाँ पे हम जिस पेज पे पढ़े रहते हैं, वो पूरा पेज हमको एक कतार में वैसे ही वो प्रश्न दिखने लगता है कि हाँ, हमने इस प्रश्न को कहाँ से याद किया है। तो हमको अपनी तैयारी ऐसे करनी चाहिए कि मोबाइल से केवल प्रैक्टिस करना चाहिए। मोबाइल से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल से हम उसको पढ़ करके उसको हम तैयार नहीं कर सकते हैं। और छोटी मोटी कोई भी चीज़ हो तो उसको हम पढ़ने के दौरान यदि आप लोग कागज़ कलम रख करके और उसको अच्छे से लिखते चलेंगे, तो वो भी तैयारी मोबाइल से हो सकती है। और वो तब जब लिखते हैं तब याद होता है। लेकिन ये कहिए कि हम मोबाइल रख करके देखें और उसको सुनते रहें, तो सुनने से याद नहीं होता है और ना ध्यान में वो उतना अच्छे से बैठता है। तो पढ़ाई करने के लिए किताबों से जुड़ना होगा। जो किताबें हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उनको कहीं ना कहीं अब लोग भूलते जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों। यदि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों और साथियों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।